Never judge your business by a competitor. तो आपकी जर्नी में ऐसा कोई ईयर आया था कि जिसमें आपको ऐसा लगे कि नहीं अभी बिजनेस स्टॉप हो जाएगा? पहले तो मैनचेस्टर यूनाइटेड ने बोला हम इंटरेस्टेड नहीं है। नए जो इन्वेस्टर होते हैं वो कहाँ फंस जाते हैं आपके हिसाब से? So education is very important. आज अगर किसी के पास 50,000 पाउंड हो और उसको ये प्रॉपर्टी की जर्नी चालू करनी हो तो आप क्या रेकमेंड करोगे कि रेसिडेंशियल में जाना चाहिए, कॉमर्शियल में जाना चाहिए? Business challenges improves you. It improves the business. So challenge is always good. फिर आपने एग्जिट लेने का क्यों सोचा? इतना अच्छा बिजनेस बिल्ड करने के बाद अगर मैं मेरे पेरेंट्स के पास जाऊंगा कि मुझे कोई बिजनेस मैंने बिल्ड किया है और ये टर्नओवर पे है, ये इतना अच्छा चल रहा है और मुझे सेल करना है, तो बोलेगा क्या पागल हो गया कि बिजनेस सेल कर देगा ये टाइम पे? तो आपके हिसाब से क्या अभी प्रॉपर्टी बाय करना वर्थ है कि अभी किसी को परचेज करना हो तो रुक जाना चाहिए? गोरा था, वो बोलता ओके मेरी ये प्रॉपर्टी बेचनी है। मैं तो एक्साइटेड हो गया। ओवर £1 मिलियन की प्रॉपर्टी थी मेरी फर्स्ट डील। और जब आप बिजनेस में एंटर हुए तब आपको किसी ने हेल्प किया था, किसी ने सपोर्ट किया था कि आपको खुद से सब कुछ करना पड़ा था? मैं जब 23 साल का था यूनिवर्सिटी छोड़ा, मेरा ओन बिजनेस शुरू किया। जीरो कैपिटल, जीरो स्टाफ। मैंने सुना है कि आपने पुलिस में भी जॉब की है। मेरे पास तो पैसा नहीं था लेकिन मेरे पास हंगर था कुछ करने के लिए। मेरा कोई बॉस ही नहीं था, कोई कंपनी के लिए फुल टाइम काम नहीं किया था और अभी भी सेम हंगर है कि मैं 23 साल का हूँ। मुझे दिख रहा है। और हमारे गुजराती फैमिली में तो बेसिकली ये होता है कि ब्लड में बिजनेस भी होता है और सपोर्ट भी करते हैं। कौन सा बिजनेस चालू करना चाहिए? प्रॉपर्टी का चालू करना चाहिए या आपने जो बिजनेस बिल्ड करके एग्जिट लिया वो? कि आपकी स्किल सेट क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है। आप देखते हो मेरा कंपटीटर इधर है, आप इधर है, तो आपका विजन इतना ही होता है। मैं कंपटीटर को निकाल लेता हूँ, सो मेरा विजन कंपटीशन इज लिमिटलेस। व्हाट अबाउट इंडियन फूड? जब भी मैं इंडिया जाता हूँ, स्ट्रीट फूड इज माय फेवरेट फूड। जब भी मैकडॉनल्ड्स स्टार्ट हुआ उसका क्या था? फास्ट फूड, क्विक। तो इंडिया से ये लोग सारे करने लगे स्ट्रीट फूड। उसका मतलब क्या है? फास्ट फूड, चीप ने क्विक। 2 साल पहले मैंने जनवरी 24 में सोचा था कि पॉडकास्ट चालू करूंगा। तब एट दैट टाइम मैंने इंस्टाग्राम में प्रॉफिट पायोनियर्स यूके नाम की एक आईडी बनाई। तब से सोच रहा था बट यूके की लाइफ इतनी डिफिकल्ट है, इतनी हेक्टिक है, बिजी शेड्यूल रहता है एंड रिजेक्शन इज इक्वल टू यूके। दैट मीन्स जब से आप यूके आने का प्लान करते हो, जब से आप यूके आने का सोच रहे हो, यूनिवर्सिटी का कुछ प्लान करते हो या एज ए स्टूडेंट आते हो या कोई भी वे पे आते हो, तब से आप रिजेक्शन फेस करना पड़ता है। तो मैंने 2 साल से बहुत सारे गेस्ट को अप्रोच किया तो मुझे राइट गेस्ट नहीं मिल रहे थे। राइट गेस्ट मिले तो वो लोग बिजी रहते या फिर कोई अप्रूव नहीं करते थे मेरी रिक्वेस्ट। कई बार मेरा टाइम शेड्यूल एडजस्ट नहीं होता था। तो लकीली आज हमारे साथ है हैरी भाई, प्रॉपर्टी के बिजनेस में है। उसने पहले एक बहुत बड़ा सा अच्छा बिजनेस बनाया और 35 इयर्स रन करने के बाद वो बिजनेस में से कैसे एग्जिट लिया और वो सब हम जानेंगे। कोई फेक मोटिवेशन नहीं, रियल स्ट्रगल हम सुनेंगे। और प्रॉपर्टी के बिजनेस में किसी को एंटर करना हो तो कैसे कर सकते हो और क्या होता है प्रॉपर्टी, वो सब आप जब हम जानेंगे। तो चालू करते हैं। तो वेलकम करते हैं आज हमारे गेस्ट हैरी भाई का। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। नमस्कार। नमस्कार। तो आप कंफर्टेबल हो हिंदी में? ये बोलूँगा हिंदी बोलूँगा, गुजराती, इंग्लिश। तो मैं इंट्रोडक्शन दूँ उससे अच्छा कि आप अपने बारे में पहले थोड़ा सा बताइए, फिर मैं आपको पूछूंगा मुझे जो लगेगा वैसे। श्योर। विशाल भाई ने बोला मैंने पहले 35-36 साल, मैं जब 23 साल का था यूनिवर्सिटी छोड़ा, फिर मेरा ओन बिजनेस शुरू किया। ज़ीरो कैपिटल, ज़ीरो स्टाफ। वो बिज़नेस हमने बहुत बड़ा किया, 50 स्टाफ, और 36 साल चलाया। और 2018 में जस्ट बिफोर कोविड हमने बिजनेस एग्जिट किया, स्ट्रेटजी बिजनेस बेच दिया। 3 कंपनीज था मेरे ग्रुप में, तीनों हमने कंपनी बेच दिया। ओके। तो टू स्टार्ट विथ, एट द एज ऑफ 23 आपने जब बिजनेस चालू किया तब आपके पास बिजनेस का कोई एक्सपीरियंस था, कुछ नॉलेज था कि जीरो से स्टार्ट किया या फिर वो इंडस्ट्री में आपने पहले जॉब किया था कि क्या था? नहीं, कभी कुछ इंडस्ट्री में काम नहीं किया था। मैं सेल्फ मोटिवेटेड आदमी हूँ। मेरे स्टमक में हंगर था कुछ करने का सक्सेस के लिए। यूनिवर्सिटी छोड़ा, फिर वही एकेडमिक क्वालिफिकेशन थी, लेकिन मेरा डीएनए में विजनरी हूँ। सोचता हूँ कि आगे 20-30 साल क्या करूँगा। सो मैं सेल्फ मोटिवेटेड था। मैंने सोचा मैं कुछ करूँगा तो ज़रूर सक्सेसफुल करूँगा। वो मेरी जर्नी स्टार्ट थी 23 साल से। और जब आप बिजनेस में एंटर हुए तब आपको किसी ने हेल्प किया था, किसी ने सपोर्ट किया था कि आपको खुद से सब कुछ करना पड़ा था? क्योंकि बीइंग एशियन इन दिस यूके, मतलब आपने जब स्टार्ट किया तब तो इतने ज़्यादा लोग भी नहीं थे और आप तो
आपके वो भी जर्नी में मुझे जानना है कि केन्या से या अफ्रीका से आप आए हो, तो वो भी जर्नी में मुझे जानना है। बट पहले ये पूछता हूँ कि आपने जब चालू किया तो किसी ने आपको सपोर्ट करने में, मतलब इधर मैंने जितना सोचा कि जब कोई बिजनेस करने का स्टार्ट करते हैं या सोचते हैं तो कोई उसको हेल्प नहीं करता है, या ऐसा बहुत बार होता है, तो आपको ऐसा कुछ फेस करना पड़ा था? ज़रूरी, कोई भी बिजनेस है आप अकेला तो कर ही नहीं सकता है, सपोर्ट चाहिए। मेरा बिगेस्ट सपोर्ट था मेरी फैमिली। मेरा 4 ब्रदर था, हम 5 का टोटली 5 सन्स है फैमिली में। सो मेरा सपोर्ट था मेरी फैमिली। मेरे पास तो पैसा नहीं था लेकिन मेरे पास हंगर था कुछ करने के लिए। सो सारे ब्रदर्स ने मैंने सपोर्ट किया और फिर मैंने बिजनेस शुरू किया। सो फैमिली सपोर्ट था, वो मेरा कोर ऑफ द बिजनेस था। ओके, ग्रेट। तो आपने बिजनेस चालू किया, उससे पहले आपकी जॉब की कुछ जर्नी, कहीं पे जॉब की थी या कोई जॉब ही नहीं की थी आपने? नहीं, मैं इस तरह जब आए अफ्रीका से तभी 9 साल का था, तभी पार्ट टाइम काम शुरू, 9 साल से मैंने पार्ट टाइम काम शुरू किया था। सो मेरी जर्नी हुई थी काम की एट एज ऑफ 9। तभी से मैं पार्ट टाइम काम कोई दिन नहीं था मैं कि मेरे के पास काम नहीं था। सो मैं 9 साल से साथ उससे तरफ थी, मैंने पार्ट टाइम काम किया था, उससे मेरा तो एक्सपीरियंस हुआ। आपके पेरेंट्स बिजनेस में थे या जॉब भी करते थे, कैसे था? नहीं, मेरे पेरेंट्स जब हम आए थे 1972 में रिटायर्ड थे, दोनों काम नहीं करते थे। 1972 में? 72 में हम 72 में आया, फिर स्कूल में गए, फिर 2-3 महीने के बाद सैटरडे जॉब शुरू किया, फिर बस आगे काम ही ढूंढ रहा, स्टडी किया और काम भी किया। तो आप केन्या से आए थे, ये पूरी जर्नी थी। उसके बाद मैंने सुना है कि आपने पुलिस में भी जॉब की है, ब्रिटिश पुलिस में। वो इंटरेस्टिंग है, तो वो मुझे जानना है कि कैसे क्या होता है, कैसे सिस्टम वर्क करता है। और इंडिया में क्या है कि नॉर्मली हमारे बैक होम कंट्री में, इंडिया में जनरली कोई पुलिस होता है तो उसके पूरी फैमिली प्राउड फील करती है या पहचान लगाती है, तो इधर कैसे सिस्टम वर्क करता है? ओके, मेरा रीज़न डिफरेंट था पुलिस में ज्वाइन के लिए। सो मैं 23 साल का था, मैंने बिजनेस शुरू किया और मैंने कोई कंपनी के लिए फुल टाइम काम नहीं किया था। तो फिर मेरा बिजनेस मैंने चलाया, मैं 40 साल का था, तभी सोचा मैंने हमारा ही बिजनेस किया। बाहर कुछ एक्सपोजर मिला ही नहीं, कोई कंपनी में नहीं किया, कोई कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन नहीं किया, मेरा कोई बॉस ही नहीं था। तो मैंने सोचा लाइफ में वो भी एक्सपीरियंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको वो एक्सपीरियंस मिले। सो मैं पुलिस में अप्लाई किया था, थैम्स वैली पुलिस में एज अ स्पेशल कांस्टेबल, प्रॉपरली पुलिस यूनिफॉर्म्ड। और उसने हमारा देखा प्रोफाइल, फिर हमने उसको बोला ओके आप हमारे साथ काम कर सकते हो। सो मैंने 7 साल पुलिस में किया था, उसमें से मैंने बहुत एक्सपीरियंस मिला और कॉन्फिडेंस मिला। वो मेरा बड़ा एक्सपीरियंस था। काम नहीं किया था लेकिन पुलिस में जो काम किया तभी बहुत एक्सपीरियंस मिला। सो फिर मैंने 7 साल उधर किया। वो बिजनेस लाइफ में मैंने हेल्प किया और मेरी पर्सनल लाइफ में भी कॉन्फिडेंस दिया मैंने। और वो पुलिस की जो जॉब थी उसमें कोई ऐसा एक्सपीरियंस की जो बहुत ही अलग हो, जो आपने कभी लाइफ में किया ही नहीं हो, और कोई ऐसे प्रॉब्लम के साथ डील करना पड़ा, या फिर कोई ऐसा पर्सन आया कि जिसके साथ आपको डील करने में डिफिकल्टी आई हो, या फिर आपने कुछ मतलब जैसा नॉर्मल लाइफ में नहीं देखा हो ऐसा वो लाइफ में देखा पुलिस की जॉब में, ऐसा कुछ? 100%। जब आप पुलिस यूनिफॉर्म पहनते हो तभी आपका विजन और आँख से सुन के टोटली डिफरेंट देखते हो। सो पुलिस का काम वही है कि कुछ सिचुएशन क्या हुआ, प्रॉब्लम हुआ, किसी का पर्सनल प्रॉब्लम हुआ, रॉबरी हुआ, कुछ भी हुआ, सो पुलिस का काम वही है किसी और का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करो। सो पुलिस जो चीज़ सिखाती है आपको कि आपको ऑन द फीट कैसे सोच सकते हो, डिसीजन मेकिंग कैसे कर सकते हो आप ऑन द फीट, क्योंकि वो सिचुएशन है, नॉर्मली तो सिचुएशन टेंस ही है। सो वो ट्रेनिंग में आप सोच सकते कैसे मैं कोई सिचुएशन के साथ आते हैं हमारे सामने तो मैं कैसे डील करूं। सो वो पुलिस का मेरा टेक अवे था। वो बिजनेस में भी हेल्प किया मैंने और मेरी पर्सनल लाइफ में भी हेल्प किया। दूसरी एक थिंग कि हमारे इंडिया में पुलिस क्या है कि उसमें इधर फिजिकल टच अलाउड नहीं है। तो इंडिया में पुलिस जनरली है तो डील करने के लिए, किसी के साथ डील करने के लिए मारते हैं, ऐसा वैसा होता है, बट इधर वो अलाउड नहीं है। तो फिर आप कैसे मेंटली कैसे हैंडल करते हो किसी भी कोई भी है, मेरे ख्याल से कोई भी सिचुएशन डील करना है तो आप कैसे अप्रोच करो वो सिचुएशन को, और मिनिमाइज रिस्क में डिप्लोमेटिकली कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हो। सो ज़रूरत नहीं है कि आप बैटन यूज़ करो, स्टिक यूज़ करो, जनरली बॉल से भी आप सिचुएशन सॉर्ट आउट कर सकते। सो मेरी वो स्किल मैंने वो पुलिस से सीखी, बॉल से कैसे सिचुएशन डिफ्यूज़ कर सकते हो और एस्केलेट नहीं कर सकते हो, वो पुलिस में सीखने की चीज़ है।
ये कंट्री में। ओके। और उसमें मुझे पर्टिकुलरली वो जानना है कि कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी कि जिसके साथ आपने डील किया, वो बहुत डिफिकल्ट था बट आपने डील कर ली है, और कैसे किया था, ऐसा कुछ? ओके, जो पुलिस में काम करते हो तो आपको तो पता ही नहीं चलता क्या नेक्स्ट सिचुएशन है। आप यूनिफॉर्म में जाते हो, गाड़ी में जाते हो, कॉल आते हैं कि इधर रॉबरी है और डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है। सो मेरा एक्सपीरियंस में समझ सकता हूँ, कभी डोमेस्टिक वायलेंस में मैं गया, मैं और मेरा कोलीग, तो सिचुएशन बहुत टेंस था। उसमें वो भी सिखाते हॉट एंड कोल्ड। सो मेरा कोलीग था, वो हॉट था, मैं वो गुड एंड बैड कोप कहते हैं। सो वो बैड कोप था, मैं गुड कोप था। मैं लिसन करता हूँ, लोगों को फोकस देता हूँ, लोगों को दिखाता हूँ कि मैं वो क्या बोल रहे हैं, मैं सुनता हूँ, मैं सिचुएशन अंडरस्टैंड करता हूँ। सो ऐसी बात है। डोमेस्टिक वायलेंस में मेरा काफ़ी एज अ गुड कोप था मैं। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो कि ये जब दो पुलिस साथ में होते हैं, उसमें एक हॉट एंड एक कोल्ड ऐसे रखते हैं डील करने के लिए कि एक कंट्रोल कर ले सिचुएशन, एक से बिगड़ जाए तो। एक गुड गाय, एक गुड कोप और बैड कोप। सो मेरा मतलब था, मैं सुनता हूँ लोगों का सिचुएशन क्या हो और अंडरस्टैंड करता हूँ उसका। सो वो जब भी ऐसे सिचुएशन रहते हैं, लोग सोचते हैं कि ये आए हैं हमने पकड़ने के लिए, वो मतलब नहीं है। सॉर्ट आउट कैसे कर सकते हैं हम वो सिचुएशन। और जब भी आप पुलिस में थे और अभी के जो पुलिस में, अगर आपको दूसरी बार चांस मिले तो आप क्या पुलिस में ज्वाइन करना चाहोगे? 100% बहुत एक्सपीरियंस मिलता है, एक्सपोजर मिलता है। पहले आप मानो कि ना मानो, मैं बहुत शाई था, अभी मेरी शाइनेस निकल गई। जब पुलिस में था, कॉन्फिडेंस आ जाता है। लोगों के साथ डीलने का, कोई भी है, बिजनेस है, पर्सनल लाइफ है, लोगों के साथ कैसे आप डील कर सकते हो, वो बड़ी यूएसपी है लोगों के। और पुलिस में से आपने जॉब क्यों छोड़ दी बाद में? मैंने 7 साल किया, पुलिस में था, मेरा बिजनेस भी चल रहा था उस दिन। फॉर एज हुई, मैंने सोचा अभी मैंने एक्सपीरियंस मिल गया, इनफ किया मैंने, एज होती है, फिर मैंने सोचा अभी टाइम है लेट गो करने लिए, लेट गो करने। 7 साल मैंने अच्छी काम किया पुलिस में। और बाद में बिजनेस स्टार्ट किया? नहीं, पुलिस और बिजनेस साथ ही चल रहा था। साथ ही चल रहा था? साथ, हाँ। मैं 23 साल तक तो बिजनेस स्टार्ट किया, पुलिस में ज्वाइन हुआ मैं व्हेन आई वाज 40। सो प्योरली एक्सपीरियंस के लिए। ओके। वो बोलते हैं ना कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट है, उसके लिए। ओके, तो आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिला उससे। अभी आते हैं आपकी बिजनेस जर्नी में। तो आपने चालू किया था तो कैसे वेयर हाउस से चालू किया था? आपने कोई स्टाफ डायरेक्टली हायर किया था या आप खुद ही पहले काम करते थे और बाद में आपने फैमिली को ज्वाइन कर लिया, या फिर स्टाफ हायर करना चालू किया, कि कैसे आपकी जीरो से मुझे जर्नी जाननी है आपकी? श्योर। मैंने क्या किया, जब 23 साल का था मैं कॉलेज लीव किया, मैंने अकाउंटेंसी की डिग्री की थी। फिर मैंने सोचा अकाउंटेंट बनेंगे। हर पेरेंट्स की ड्रीम है कि उसका लड़का लड़की कोई प्रोफेशन बने। सो मेरे पेरेंट्स की थी कि मैं अकाउंटेंट बनूं। 23 साल का था, मैंने सोचा अभी 4 और साल बनेंगे तो 28-29 होएंगे, 30 होएंगे, मे बी क्वालिफिकेशन होएगी लेकिन एक्सपीरियंस नहीं होएगा। सो मैंने सोचा, मेरे 4 ब्रदर्स को बोला मैंने कि मेरे पास पैसा नहीं है, बिजनेस खोलना है, तो ऐसे करें हम होलसेल का बिजनेस शुरू करिए, और मैं सैलरी ड्रॉ नहीं करूँगा 2 साल, बिजनेस में पुश करूँगा जितनी मेहनत करके, और जो बिज़नेस चलेगा तो आप मेरे साथ ज्वाइन होना, जो बिज़नेस नहीं चलेगा तो हम सैलरी नहीं लेंगे, 2 साल में बंद कर देंगे। तो मेरा ब्रदर बहुत अच्छे थे, वो बोलता करो शुरू, आपको जो विजन है तो करो। मैं यंगेस्ट ब्रदर हूँ, सो मैंने बोला ओके चलो, मैं बिज़नेस शुरू किया। मैं अकेला था, मेरा अकाउंटेंट ब्रदर मेरे ज्वाइन हुआ, मेरी शादी हुई, फिर हम 3 आदमी थे बिज़नेस में। फिर हौले हौले बिज़नेस इम्प्रूव हुआ। तकरीबन बाय द टाइम जब हमने बेचा, we had about 50 staff in total. 40,000 स्क्वायर फुट का वेयरहाउस था, बहुत बड़ी होलसेल की कंपनी थी। मैंने 3 कंपनी बनाई थी। पहली कंपनी ग्रीटिंग कार्ड्स की थी, फिर पार्टी की थी, और तीसरी कंपनी थी लाइसेंस मर्चेंडाइज की। सो मेरे ग्रुप में 3 कंपनी मैंने मेहनत करके, सारी फैमिली ने और स्टाफ मेहनत करके हमने कंपनी बहुत बड़ी बनाई। 36 साल। फिर सोचा अभी एज होने लगी, सो हम एग्जिट स्ट्रैटेजी करें। सो वो मेरी जर्नी थी बिजनेस में। सो बेसिकली आपने स्ट्रगल तो किया, बट आपके पास बैकबोन में आपकी फैमिली, आपके ब्रदर्स थे। 100%। क्योंकि कहीं पे कोई भी बिजनेस चालू करे तो फैमिली का सपोर्ट 100% चाहिए ही चाहिए। अगर फैमिली सपोर्ट नहीं करती है तो आप बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा सकते। वो हमारी कंपेटिटिव पावर थी। इनफैक्ट हमारी इंडस्ट्री में वो हमारी कंपेटिटिव पावर थी कि प्राइस नहीं था, लेकिन हमारी फैमिली स्ट्रक्चर, फैमिली सपोर्ट, डेडिकेशन, हार्ड वर्क, वो हमारी कंपेटिटिव एडवांटेज थे।
Yeah. एक ही फैमिली में। और हमारे गुजराती फैमिली में तो बेसिकली ये होता है कि वो ब्लड ही में है। बिजनेस भी होता है और सपोर्ट भी करते हैं कि नहीं बिजनेस चालू 100%, करना है तो 100%। ओके। आपने बीच में बताया कि आपकी शादी हुई, तो आपका वाइफ का क्या रोल था ये बिजनेस में? आपको सपोर्ट कैसे किया था? बिजनेस में इन्वॉल्वमेंट था कि क्या था? नहीं, जब भी बिजनेस शुरू किया मैं और मेरा अकाउंटेंट ब्रदर ने, फिर मेरी शादी हुई, फिर वो भी बिजनेस में आ गए, इसलिए तो मैंने शादी की है। एक स्टाफ कम करना पड़ेगा, सैलरी कम पे करनी पड़ेगी। ओके, ग्रेट। तो बाद में आपने जो बिल्ड किया तो उसमें क्योंकि अभी तो सोशल मीडिया का जमाना है, तो आप सोशल मीडिया पे वायरल हो सकते हो, प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, वेबसाइट बिल्ड कर सकते हो। तो उस टाइम पे आपने क्या ऐसा स्ट्रेटेजी बनाया था कि ऐसा क्या स्ट्रेटेजी यूज किया था कि जिससे आपका बिजनेस इतना अच्छा और इतने क्योंकि आपके पास इतना ज़्यादा कोई सपोर्टिव नहीं था और आप बिजनेस में भी नहीं थे, ऐसा नहीं था कि आप कहीं पे जॉब कर चुके हो तो आपके पास कोई सेलर का या सप्लायर का कॉन्टेक्ट हो, तो आपने वो सब कैसे बिल्ड किया? ओके, वेरी गुड पॉइंट आपने मेंशन किया इधर। वो ज़माने पे तो सोशल मीडिया नहीं थी, लेकिन मैंने पहले बताया था आपको, मेरी थिंकिंग है विजनरी, मैं आगे सोचता हूँ 10 साल 15 साल आगे। हमारी इंडस्ट्री में हमारी कंपनी पहली कंपनी थी जिसने वेबसाइट लॉन्च की थी प्री 2000 में। B2B वेबसाइट, तभी कोई इंडस्ट्री, हमारी इंडस्ट्री में कोई वेबसाइट यूज भी नहीं करते थे। मैंने उससे पहले से शुरू किया काम, बैक ऑफ द बिजनेस। वी वर द फर्स्ट वन टू लॉन्च अ B2B वेबसाइट हमारी इंडस्ट्री में। सोशल मीडिया नहीं थी, लेकिन हमारा प्लेटफॉर्म हमने बनाया कंपनी के साथ, वो न्यू था, हमारी इंडस्ट्री के लिए न्यू था। वो मेरा विजन था। सोशल मीडिया नहीं थी, लेकिन हम पहले कंपनी थी हमारी इंडस्ट्री में जिसने वेबसाइट लॉन्च की थी। तो तभी वेबसाइट चलो कि आपने लॉन्च किया, बट एट दैट टाइम क्योंकि जब भी कोई चीज़ नहीं आती है तो इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। जैसे पहले हम सुनते हैं कि हमारे पेरेंट्स से मैंने सुना है कि जब फ़ोन नया आया था, फ़ोन इतना एक्सपेंसिव था कि एक फ़ोन करने में भी बहुत ज़्यादा चार्ज लगते थे। तो आपने जब वेबसाइट को यूज़ नहीं कर रहा था तब आपने वेबसाइट बनवाई, तो जिसके पास बनवाई होगी वो भी एक्सपेंसिव होगा। और एट द स्टार्टिंग लेवल ऑफ बिजनेस की नया बिजनेस हो तब भी अफोर्ड कैसे कर सके, वेबसाइट के स्पेंड कैसे करे या फिर सर्वाइव कैसे करें, तो वो आपने कैसे मैनेज किया और कहाँ से बनवाई थी वेबसाइट? गुड पॉइंट, अगेन आपने गुड पॉइंट मेंशन किया। मैंने इनफ रिसर्च किया था और मैंने मालूम भी थी कि जो पहली वेबसाइट होती है ना, वो आपकी परमानेंट वेबसाइट नहीं होती है। जब भी आप वेबसाइट लॉन्च करो तो उसका मतलब है कि कस्टमर एक्सपीरियंस कहता है, आपका बैक ऑफिस एक्सपीरियंस कहता है, वो आपकी टेम्पलेट होती है नेक्स्ट वेबसाइट की। पहले जो हमने वेबसाइट लॉन्च की वो इतनी रीजनेबल थी, तभी तो वो ज़माने में वो भी एक्सपेंसिव थी लेकिन रीजनेबल थी। हमने वो वेबसाइट बनाई, पता ही था कि ये 2 साल में ये वेबसाइट काम नहीं आएगी, लेकिन जो वो वेबसाइट का एक्सपीरियंस मिला वो हमको मालूम था कि हमारी नेक्स्ट वेबसाइट होएगी वो बड़ी प्लेटफॉर्म होएगी। और हमने सोचा, देखो आप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो, वो आपका सेल्स होते, फिर हम सोचते कि हम वो सेल्स को कैसे एलिवेट करते। जो इसका मतलब होता है कि जो स्टॉक में थोड़ा कम करो लेकिन कुछ और टेक्नोलॉजी ले आओ तो वो आपको बिजनेस को हेल्प करेगा। लॉन्ग टर्म टेक्नोलॉजी विल हेल्प योर बिजनेस। वो हमारा विजन था। और आप 5-10 साल पहले का सोचते थे कि जब कोई वेबसाइट नहीं बना रहे थे तब आपने वेबसाइट, तो वेबसाइट एट दैट टाइम जस्ट नॉलेज वाली थी कि उसमें आप ऑर्डर कर सको, ऐसा था कि जस्ट आप प्रोडक्ट देख सकते हो? नहीं, हमारी जो नेक्स्ट वेबसाइट थी सेकंड, वो बड़ा इन्वेस्टमेंट था, वेरी हाई इन्वेस्टमेंट। फुल आप ऑर्डर कर सकते हो, स्टॉक मैनेज कर सकते हो, डेटा लीवरेज कर सकते हो, वो सारा हमने काफ़ी रिसर्च किया कि ये वेबसाइट हमको कैसे सूट होएगी कि हम यूज़ कर सकते हैं। नो, इट वाज फुल डायनामिक वेबसाइट। और वो ज़माने में हमारे बहुत आगे थे टेक्नोलॉजी में, हमारी कंपनी इंडस्ट्री में। ओके, तो इट वाज द एडवांटेज फॉर यू। तो वो कौन से ईयर में, कौन से पीरियड में था और कितना चार्ज आपने पे किया था रफली, आपको कुछ याद है? मैंने याद है। हमने वेबसाइट अराउंड 2000, जस्ट बिफोर 2000 हमारी जो सेकंड वेबसाइट थी तभी वो लॉन्च की थी। वो ज़माने में हमारा कॉस्ट था अराउंड 25,000 पाउंड। 25,000 पाउंड फॉर अ वेबसाइट, एंड वो 2000 के पहले। कभी तो कोई वेबसाइट को मालूम ही नहीं था और कस्टमर को भी एक्सपीरियंस नहीं है कैसे ऑर्डर करना, लेकिन हमको मालूम था कि ये इन्वेस्टमेंट है, कोई भी आप बिजनेस में इन्वेस्ट करो, ये पार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट है। ओके, बिफोर माय बर्थ, मेरा जन्म भी नहीं हुआ था एट दैट टाइम, तब आपने 25,000 पाउंड वेबसाइट वो जमाने में। अभी तो वेबसाइट चीप हो गई, बहुत चीप हो गई अभी तो। नहीं, वो जमाने में। और यूजेस भी है कि अभी तो रिटर्न भी इजीली हो सकता है कि लोग यूज करते हैं, ऑर्डर भी करते हैं। तो एट दैट टाइम यूज्ड टू भी नहीं था। हाँ, तो आपको कस्टमर को भी सिखाना पड़ता होगा कि आप ऐसे ऑर्डर कर सकते हो या फिर नॉलेज बेस बनाना पड़ेगा। और आप देखोगे कि जब भी वो वेबसाइट आने लगी वो मोस्टली B2C था।
सो पीपल यूज टू ऑर्डरिंग मार्क्स एंड स्पेंसर्स और बड़ी कंपनी की वेबसाइट, हमने B2B बनाया। सो वो स्ट्रैटेजी हमने वो हमारे इंडस्ट्री में लाया है। तो B2B आपने बिजनेस चालू किया था, तो आपने कैसे अप्रोच किया? एक एक शॉप को जाके अप्रोच किया या एक एक वेंडर को अप्रोच किया था, या फिर आप फिजिकली गए थे, रिजेक्शन देखा था कि क्या था? किसी ने डायरेक्टली एक्सेप्ट कर लेते थे या पहले आपको रिजेक्ट कर देते थे और आपको रिजेक्शन के बाद सक्सेस मिला, क्या था? नहीं, हमारा मोस्टली मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग का। मेरा जो रोल था कंपनी में, मेरा रोल ऐसे नेचुरली हुआ कि मैं बिजनेस डेवलपमेंट का था। सो मैं सोचता हूँ कैसे एवेन्यू में एक्सप्लोर करूँ, किधर एक्सप्लोर करूँ, कैसे मैं बिजनेस एलिवेट करूँ। सो मोस्टली मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग में, तभी तो प्रिंट मैगजीन होती है और उससे हमने मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग, और हम ऑलवेज सोचते थे कि हमारी एडवर्टाइजिंग है, मार्केटिंग है, हैज़ टू बी डिफरेंट फ्रॉम एनीबडी एल्सेस। सो हमारा ऑलवेज मार्केटिंग कॉन्सेप्ट था, वो वेरी कैच क्रेविंग था। सो लोग, दुकान वाले देखते थे कि ये क्या है, ये मार्केटिंग है, हमने तो देखा ही नहीं। सारी इंडस्ट्री सोने लगी थी, हमें उठने लगे थे तभी मार्केटिंग में, क्योंकि आपके ब्लड में हंगर था कि नहीं करना है। अभी भी हंगर है। ओके। अभी आपको वो सेम बिजनेस बिल्ड करना हो तो कितने टाइम में कर सकते हो? वो बिजनेस अभी मैं सोचता हूँ तो वो मैं बिजनेस अभी तो टोटली चेंज हो गई, वो इंडस्ट्री चेंज हो गई। बट वो सेम लेवल का, सेम टर्नओवर वाला, या सेम स्टाफ जितना 50 स्टाफ था और जो सेम टर्नओवर था, वैसा कोई बिजनेस आपको बिल्ड करना हो तो कितना टाइम पे आप कर सकते हो अभी? क्योंकि आपके पास अभी नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, और अभी आपके पास सभी चीज़ भी अवेलेबल होगी क्योंकि अभी आपके पास पावर है। तो कितने टाइम पे आप कर सकते हो और कौन सी इंडस्ट्री में जाओगे वो सेम लेवल पे जाना हो तो? अभी ऑब्वियसली मेरी लाइफ है, और बिजनेस लाइफ और पर्सनल लाइफ इज रिफ्लेक्शन ऑफ योर जर्नी। सो अभी तो बहुत एक्सपीरियंस है। वो कहावत है ना कि व्हाट आई नो नाउ इफ आई न्यू देन इट वुड बी अ डिफरेंट। सो अभी तो मेरे पास बहुत एक्सपीरियंस है। ऐसे कुछ कहना है तो मेरे पास मेरे एक्सपीरियंस है, मेरे नेटवर्क कनेक्शन, मेरे रिफ्लेक्शन से 10-12 साल में मैं कर सकता हूँ ऐसी लेवल में अगेन। जो 35 ईयर में किया वो 10-12 साल में इजीली कर सकते। बिजनेस इज अ लर्निंग एक्सपीरियंस, बिजनेस इज अ जर्नी एंड इट्स एजुकेटिंग। लेकिन अभी मेरा रिफ्लेक्शन है कि मैंने वो एजुकेशन के लिए अभी बिजनेस की डिग्री मिल गई 35 साल के बाद। सो अभी एक्सपीरियंस है। तो आपने जब इधर आए तब अफ्रीका में बेसिक आपका कुछ एजुकेशन हुआ था कि क्या था? नहीं, नॉर्मल प्राइमरी स्कूल में 9 साल का ही था। तो उधर थोड़ा सा एजुकेशन और बाकी का इधर ही मैं बना तो हुआ आपको क्या लग रहा है कि इधर का एजुकेशन आपको बिजनेस में या कोई आपकी लाइफ में जर्नी में कुछ सपोर्ट किया कि एजुकेशन इज टोटली डिफरेंट? नहीं, 100% एजुकेशन सपोर्ट किया। इसलिए मैंने जब वो डिग्री की थी वो सबकॉन्शियसली आपको बिजनेस में हेल्प करते हैं। एजुकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो आपका बैकग्राउंड, वो आपका फाउंडेशन है। एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट 100%। कोई भी करो, आपको बिजनेस भी करना है लेकिन पहले एजुकेशन करो। मेरे हिसाब से मेरा कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस वो मिस रहा था जिक्सो में, इसलिए मैंने पुलिस को ज्वाइन हुआ। एजुकेशन, कॉर्पोरेट लाइफ, आपका बिजनेस सारा इंपॉर्टेंट है। बिजनेस ऐसे ही नहीं है कि आप और कस्टमर, बिजनेस है अबाउट कम्युनिकेशन, पीपल स्किल, knowing people, कैसे आप बिजनेस करो। सो एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। इसमें डिफिकल्ट फेज कौन सा था? ये पूरी 35 इयर्स की बिजनेस जर्नी थी, उसमें कोई साल ऐसा आया था कि आपको ऐसा लगे कि नहीं अब बंद कर देना है, कि नहीं मैं नहीं सर्वाइव कर पाऊंगा, या फिर ऐसा कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आया था? जैसे कोविड तो 2019 में या 20 में आया, बट उसके पहले आपकी जर्नी में ऐसा कोई ईयर आया था कि जिसमें आपको ऐसा लगे कि नहीं अभी बिजनेस स्टॉप हो जाएगा, या फिर कोई कंपटीटर ने बहुत बड़ा ऐसा कुछ कर दिया जो आप कर नहीं पाओगे, वैसा कुछ? नहीं, सो उसमें 2 पॉइंट है। पहले हर बिजनेस चैलेंजिंग ही होता है। मैं इधर बेस के नहीं कह सकता हूँ कि हमारी लाइफ बिजनेस जर्नी में इजी थी। कोई बिजनेस इजी नहीं है। इजी है तो सारा करेगा। बिजनेस इज ऑलवेज डिफिकल्ट, बिजनेस इज ऑलवेज चैलेंजिंग। इज हाउ यू अप्रोच द बिजनेस, आपकी माइंडसेट क्या है। सो मेरे बिजनेस लाइफ में काफ़ी चैलेंजेस आई थी, काफ़ी मिस्टेक भी किया था फाइनेंशियली, लेकिन मेरा विजन ही था कि मैं कोई भी चैलेंज आऊँ उसको मैं कैसे संभालूँ, कैसे अटैक करूँ, उसका विजन क्या, स्ट्रैटेजी क्या, उससे किधर से निकलूँ। सो बिजनेस इज ऑलवेज चैलेंजिंग, इज हाउ यू अप्रोच इट। मेरे बिजनेस में तो काफ़ी चैलेंजेस आई थी इंडस्ट्री में। आपने मेंशन किया कंपेटिटर्स। मेरा पहले थी विजन ही था, कभी मैं कंपेटिटर को नहीं देखता हूँ। आप जो कंपेटिटर को आप देखते हो मेरा कंपेटिटर इधर है, आप इधर है, तो आपका विजन इतना ही होता है। मैं कंपेटिटर को निकाल लेता हूँ, सो मेरा विजन, कंपटीशन इज लिमिटलेस।
Sky सो वो मेरा अप्रोच था. बिजनेस चैलेंजेस ऑलवेज देयर. उससे सिवाय बिजनेस नहीं चलता है. बिजनेस में चैलेंज नहीं है. बिजनेस चैलेंजेस इम्प्रूव्स यू. इट इम्प्रूव्स द बिजनेस. सो चैलेंज इज ऑलवेज गुड. मुझे वो आपकी बात बहुत अच्छी लगी कि आप कंपटीटर को देखते नहीं हो, तो कंपटीटर आपकी एक लिमिट सेट कर देता है कि आप उधर वो जो सोचता है वो तो उसी तक आप सोच सकते हो, पर उससे आगे नहीं सोच सकते हो. कंपेटिटर को कभी नहीं सोचो, कभी नहीं देखो कंपेटिटर क्या करता है, क्योंकि आप सेम ही करेंगे सो आप उधर लिमिट पहुंच जाएंगे. मेरा विजन यही था कि मेरी यूएसपी क्या है, मैं क्या डिफरेंट करूँ. सो लिमिट इज स्काईलेस. और आपकी लिमिट हो जाए. इफ कंपेटिटर को देखता तो वो ही लिमिट है आपकी. नेवर जज योर बिजनेस बाय कंपेटिटर. ओके ग्रेट, वो मुझे बहुत अच्छा लगा आपका. फिर आपने एग्जिट लेने का क्यों सोचा और एग्जिट लिया तो आपने क्या फैमिली रन बिजनेस था तो आपके सब ब्रदर्स को या फैमिली को कैसे कन्विंस किया कि मैं एग्जिट लेना चाहता हूँ, कि मैं बिजनेस सेल करना, क्योंकि इतना अच्छा बिजनेस बिल्ड करने के बाद अगर मैं मेरे पेरेंट्स के पास जाऊँगा कि मुझे कोई बिजनेस मैंने बिल्ड किया है और ये टर्नओवर पे है, ये इतना अच्छा चल रहा है और मुझे सेल करना है, तो बोलेगा क्या पागल हो गया है कि बिजनेस सेल कर देगा ये टाइम पे जो जिसमें से अच्छा खासा मनी आ रहा है और फैमिली रन बिजनेस है. तो आपने वो कैसे कन्विंस किया और कैसे अप्रोच किया था? ओके, वेरी गुड क्वेश्चन अगेन. मैंने बिजनेस शुरू किया तभी मैंने वो भी सीखा है. कभी आप बिजनेस करो, मोस्ट पीपल क्या करते, बिजनेस प्लान बनाते. आपको बिजनेस कल खोलना है तो आप बिजनेस प्लान बनाएंगे, बैंक के पास जाएंगे. फिर मैंने वो ही सीखा कि बिजनेस में दो चीज़ें, बिजनेस प्लान एंड एग्जिट प्लान हैज़ टू बी एट द सेम टाइम. और टाइमिंग का इम्पोर्टेंस है. आप जो टाइम में एग्जिट ना करो, हम तभी थी 59 ईयर्स ओल्ड, सो यू कैन इमेजिन माई ब्रदर्स वर 60 प्लस 70 प्लस. हमने सोचा 5 ब्रदर एक कंपनी में है, जब भी किसी को कुछ हुआ तो कैसे ये इतना बड़ा बिजनेस चलाएगा. बिजनेस बहुत बड़ा हो गया था. तो मैंने सोचा टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जो भी हम नहीं निकलेंगे तो बिजनेस की वैल्यूएशन कम हो जाएगी. मोस्ट बिजनेसेस वो बेचते हैं जब भी स्ट्रेस होते हैं. हमको बिजनेस एग्जिट का स्ट्रेटेजी था कि हमको स्ट्रेस फ्री बिजनेस बेचना था. सो इसलिए हमने सोचा कि द टाइमिंग अभी राइट है. और अब देखो हमने जब भी बेचा 6 मंथ्स बाद कोविड आया. सो हमारा टाइमिंग और एग्जिट स्ट्रेटेजी वर्कड आउट वेरी वेल. बिकॉज हमको नहीं चाहिए कि बिजनेस हम बेचे जब भी स्ट्रेस होते हैं. वो मैंने भी वो सुना है कि आपको बिजनेस का एंट्री जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही एग्जिट इम्पोर्टेंट है. अगर आप राइट टाइम पे एग्जिट नहीं करते हो तो आपका बिजनेस अभी जब आप सेल, क्योंकि आपके पास कोई आएगा तब आप सेल करोगे तो आपकी वैल्यूएशन आएगी, या फिर आप बिजनेस अच्छा रन, जब बिजनेस डेड हो जाएगा तब आप सेल करने जाओगे तो उसका गुडविल भी नहीं होगा, वैल्यूएशन भी वो होगा. डेफिनेटली. सो जब भी बिजनेस प्लान बनाए तभी एग्जिट प्लान बनाना चाहिए कि एग्जिट में प्लान बनाऊंगा जब इतना टर्नओवर होगा कि इतनी ब्रांचेस होएगी कि मेरा पर्सनल गोल और फैमिली और बिजनेस गोल अचीव हो गया तभी बेच डालो. तभी बिजनेस इज इन गुड शेप. बिजनेस का वैल्यूएशन हमेशा कम ही होता है जब भी बिजनेस स्ट्रेस होते हैं. सो दैट्स व्हाई वी एग्जिटेड. बट नॉर्मली हमारी लाइक गुजराती में नॉर्मली नेक्स्ट जनरेशन को बिजनेस पास करते हैं. रिटायर भी अगर होना है तो नेक्स्ट जनरेशन को पास करते हैं. 100%. तो आपने ऐसा क्यों नहीं सोचा कि नेक्स्ट जनरेशन को कुछ अपॉर्चुनिटी देते हैं या फिर उसको देते हैं, इंस्टेड कि आपने सेल कर दिया? 100%. अगेन वेरी गुड क्वेश्चन. सो मेरा ब्रदर इतना अच्छा था सारे कि मेरे एक लड़के है शनील उसका नाम है, तो वो भी हमारे साथ 7 साल काम किया. सो मैंने ब्रदर ने बोला सारे को, देखो आपको नहीं बेचना है तो शनील को दे दो, आपका लड़का को, वो चलाएगा. मैंने सोचा ये दैट्स गुड आइडिया. मैंने मेरे लड़के के साथ बात की, शनील, वो तो बहुत खुश हुआ कि इतना बड़ा बिजनेस हमको मिलेगा. आपने बोला जनरेशन को पास करता, वो तो बहुत एक्साइटेड हो गया कि ये आई वांट टू रन दिस बिजनेस. फिर मैंने डीप थिंकिंग अगेन विजनरी थिंक किया. मैंने बोला देखो हम 5 ब्रदर है, आप अकेला है, ये बिजनेस was too big, very very big एक लड़के के लिए. वो सिंगल ही था. मैंने बोला देखो आप शादी करेंगे, ये बिजनेस इतना बड़ा है, आप मिरर में देखो, आप आपका डैड देखेंगे 7 दिन 11 to 12 hours वर्क एवरी डे, इतनी डेडिकेशन चाहिए विद फैमिली. आप तो इवेंचुअली अकेला ही हो लेंगे. वो थोड़ा नाराज हो गए कि हमको ये बिजनेस नहीं देते. मैंने बोला आपके लिए दिस बिजनेस इज टू बिग. सो इसलिए हमको नेक्स्ट जनरेशन को पास नहीं किया. फैमिली पावर from 5 brothers to 1 person, it's quite a lot. So इसलिए उसने सोचा कि ये बहुत बड़ा बिजनेस है.
ओके अभी मुझे नंबर में थोड़ा इंटरेस्ट है कि आप नंबर बता सकते हो कि कितना टर्नओवर था या कितना टर्नओवर से चालू किया था तो फिर किधर तक आप कौन से ईयर में आप बहुत ज़्यादा अच्छा आपको हाइक मिला था कि बहुत ज़्यादा आपका सेल्स जब मानो कि डबल या ट्रिपल हो गया था और उसमें पर्टिकुलर कोई स्ट्रेटेजी ऐसी यूज़ की हो उस टाइम पे तो वो क्या स्ट्रेटेजी थी तो वो उसके बारे में थोड़ा सा मुझे जानना है। श्योर। सो जब हमने शुरू किया बिजनेस हमारा टर्नओवर था ज़ीरो ज़ीरो टर्नओवर। सो पहले तो शुरू किया बिजनेस वाज टफ। दिन में 30 पाउंड व्यापार होते होलसेल कैशिंग कैरी में, ये बड़ी कैशिंग कैरी है होलसेल में 30 जिसमें रेंट उससे ज़्यादा होता है। ओ या फिर 100 पाउंड्स 200 पाउंड्स फिर होले होले। लेकिन मैंने पहले बोला हम विजनरी था कि ये बिजनेस को हम आगे कैसे चलाए। सो थोड़ी थोड़ी मेहनत करके सोच के कि मैं क्या डिफरेंट इंडस्ट्री में ले आऊँ। सो डिफरेंट प्रोडक्ट्स ले आऊँ, डिफरेंट सर्विसेज में ले आया, बिल किया या बिजनेस में होले होले वो एलिवेट किया। तो पहली कंपनी थी ग्रीटिंग कार्ड्स की, मैं उसको मैक्सिमम ले गया कि मैंने सोचा कि ग्रीटिंग कार्ड और गिफ्ट सारी कंट्री में हम सप्लाई करते हैं लेकिन उसकी लिमिट आ जाती है। कोई बिजनेस है उसकी लिमिट आती है। सो उसकी लिमिट आ गई है। फिर हमने सोचा कि अभी नेक्स्ट क्या करें। तो फिर मैंने पार्टी का बिजनेस शुरू किया। तभी भी हमारा स्किल से था इनोवेशन इन बिजनेस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप बिजनेस में क्या इनोवेशन कर सकते हो, आप इंडस्ट्री में कौन सी इनोवेशन ले आ सकते हैं। अगेन नॉट कंपेटिटर, आपकी इनोवेशन क्या है इंडस्ट्री में। सो हमने बलून और पार्टी बिजनेस शुरू किया। हम अमेरिका गए, शिकागो, उधर बड़ा फेयर था पार्टी का। हम उधर गए, देखा, हमने सोचा ये बिजनेस हम यूके में कैसे ले आए। सो प्री 2000 में हमने वो बिजनेस शुरू किया। तभी मिलेनियम का बहुत जोर था पार्टी का। तो हमने वो बिजनेस शुरू किया पार्टी का। अगेन हमारी इंडस्ट्री में हम पहले थे। सो वो बिजनेस हमने फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिला आपको। सो वो बिजनेस आगे ले आया। सो हमारा टर्नओवर ज़ीरो से शुरू हुआ था 1984 में। होले होले हमने टर्नओवर पुश किया 1 मिलियन 2 मिलियन 3 मिलियन इंक्रीज किया। ये नई लाइन लिया है। फिर हमारा बिगेस्ट ब्रेक आई है 2000 तकरीबन 3 और 4 में। सो हमारा ग्रीटिंग कार्ड्स का बिजनेस सेटल हो गया। फिर हमने पार्टी का बिजनेस किया, फिर वो सेटल हो गया। मैंने सोचा अभी एक और नया एंगल ले आना पड़ेगा। सो वो साल में हमने मैनचेस्टर यूनाइटेड को अप्रोच किया कि हम बिजनेस है हमारा लंदन में जाने हाँ B2B हमको स्पोर्ट्स मर्चेंडाइज करे। पहले तो मैनचेस्टर यूनाइटेड ने बोला हम इंटरेस्टेड नहीं है। फिर मैंने फिर बात की, उसने बोला ओके हमारे क्लब में आ जाना, आपका बिजनेस प्लान दिखाना। फिर मैंने बिजनेस प्लान किया। सो फिर मैनचेस्टर यूनाइटेड, फिर सारी प्रीमियरशिप यूके की थी, मैनचेस्टर यूनाइटेड, चेल्सी, आर्सेनल, लिवरपूल, उसके साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि डिस्ट्रीब्यूशन B2B प्रोडक्ट। फिर मैं स्पेन गया, बार्सिलोना, रियल मैड्रिड, फिर जर्मनी, बायर्न म्यूनिख, फिर स्पेन, इटली, वो सारी फुटबॉल क्लब की हमने स्पोर्ट्स मर्चेंडाइज का डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस किया। तभी हमारा टर्नओवर वेंट अप बिटवीन 3 to 5 मिलियन। वो हमारी पीक थी। सो वो तीसरा में बिजनेस ले आया, वो हमारा बिजनेस एलिवेट किया डिफरेंट इंडस्ट्री में। हम पहले था फुटबॉल मर्चेंडाइज, सो अगेन द बिजनेस वेंट अप। So it was always thinking visionary, what's next? Before your competitors think, although I don't think about competitors, what can you bring in the industry, which is innovation? So my skill set was bringing innovation to business. Yeah, that's what आपको एडवांटेज वही मिला। और फर्स्ट मूवर भी आप सोचते हो तो फर्स्ट मूवर का एडवांटेज ऑलवेज होता है कि अगर आप सोच सकते हो सबसे आगे तो आपको ऑब्वियसली बेनिफिट मिलेगा। तभी तो हमने बिजनेस बेच दिया। इफ वी वर स्टिल इन बिजनेस तो मैं भी नेक्स्ट में कुछ भी नंबर 4 भी बिजनेस ले आ सकता था। फिर हमने तो एग्जिट स्ट्रैटेजी की है कोविड से पहले। ओके अभी वो एग्जिट करने के बाद आपका कुछ हेल्थ इशू हुआ था, क्या हुआ था वो मुझे थोड़ा सा जानना है। और ना बाद में अभी आप क्या करते हो वो जर्नी में हमें जानना है। ओके तभी हमने वो बिजनेस बेचा। पार्ट ऑफ द रीज़न था कि हम 5 ब्रदर थे, 4 ब्रदर वी वर डायग्नोस्ड विद प्रोस्टेट कैंसर। सो दैट वाज वन ऑफ द रीजंस आल्सो फॉर सेलिंग। सो हम डायग्नोज थे प्रोस्टेट कैंसर, लेकिन वी आर ऑल रिकवर्ड हेल्थी आफ्टर दैट। अभी तो लाइफ इज नॉर्मल हेल्थ वाइज। ओके
तो बाद में अभी आप क्या करते हो और कौन सी जर्नी आपने उसके बाद वो बिजनेस सेल करने के बाद आपने थोड़ा सा ब्रेक लिया? कि जनरली मैंने जैसे पढ़ा है कि कई बार आपको कुछ समझ में नहीं आए कि क्या करना है, तो आप एक शॉर्ट ब्रेक ले लो। कई सारे कॉर्पोरेट में ऐसा भी होता है कि लोग जॉब छोड़ के करियर ब्रेक लेते हैं कि 3 मंथ या 6 मंथ का ब्रेक लेते हैं कि अभी क्या करना है वो सोचते हैं। तो आपको एक गैप मिल जाता है कि आपको इनर स्पेस मिलता है कि आपको क्या करना है, आप प्लान कर सकते हो, सोच सकते हो। तो आपको जो ये हेल्थ का इश्यू आया था तो वो टाइम पे आपको ऐसा लगा कि ये ब्रेक मिला है तो कुछ सोच लेते हैं कि फिर आगे से जर्नी, इसलिए आपको कुछ बिल्ड करने में हेल्प हुआ कि आपने वो ऐसे ब्रेक कॉन्शियसली तो मैंने ब्रेक नहीं ली थी। जब भी मैंने बिजनेस बेचा हेल्थ ठीक नहीं थी। जब भी हेल्थ ठीक नहीं होती है तो आप पहले तो वो ही सोचते कि हाउ डू आई इम्प्रूव माई हेल्थ, पहले आपका फोकस वो है। सो बिजनेस का तो ऐसे याद ही नहीं आए, लेकिन पहले सोचा हम हेल्थ कैसे फोकस करते हैं, सारा पॉजिटिव बना के हेल्थ पहले आगे ले आए। सो हेल्थ तो हो गई। फिर मैंने सोचा कि मेरी लाइफ में मैंने 3 कंपनी खोली वो बिजनेस में, लेकिन मेरे दिल में और मेरे मगज में ऐसे ही था कि अभी एक प्रोजेक्ट बाकी है, पता नहीं क्या प्रोजेक्ट है, लेकिन दिल में मैं ऐसे सोचा कि नहीं, मेरी लाइफ में आई नीड टू कंप्लीट 1 प्रोजेक्ट, लेकिन वो क्या प्रोजेक्ट थी हमको मालूम नहीं था। सो मेरे नेटवर्क, मेरे फ्रेंड्स बोलते अभी आप क्या करेगा और करेगा, मैंने कुछ करेगा क्या है, नो आइडिया एट ऑल, लेकिन दिल बोलता है नहीं, एक प्रोजेक्ट लाइफ में बाकी है करने की। सो वो मेरा थिंकिंग था। ओके। फिर आपने ये प्रॉपर्टी का जर्नी कैसे चालू किया और वो उसमें नॉलेज कुछ था कि प्रॉपर्टी में कैसे आप एंटर हुए? और आज किसी को प्रॉपर्टी में एंटर करना हो तो आप उसको क्या एडवाइस दोगे कि कैसे, मतलब क्या करना चाहिए जो आपको एक्सपीरियंस से पता चला हो? ओके, सो जब भी मैंने बिजनेस बेचा तभी हम चाइना गए मेरे सन के साथ, उसको मैंने हेल्प किए, सोर्सिंग एजेंसी बनाई चाइना में। सो उसकी वो एक ऑफिस है। सेम चाइना से हम वापस आए, मैंने सोचा चलो ये तो मेरा सन का बिजनेस है, लेट हिम डू द बिजनेस इज ओन स्टाइल। हमारे साथ था लेकिन उसके पास इनफ एक्सपीरियंस है, लेट हिम set up himself. I'm always in the background, but let him set up himself so he also learns. फिर मैंने देखा कि मेरी इतनी एक्सपीरियंस है, आई डोंट वांट टू वेस्ट एंड आई एम स्टिल हंग्री। मेरे पास तभी 2018 में और अभी भी सेम हंगर है कि मैं 23 साल का हूँ। हंगर तो अभी वही सेम लेवल पे है। मुझे दिख रहा है। हाँ, नहीं वो सेम लेवल है। सो मैंने सोचा ओके, प्रॉपर्टी में टाइम नहीं था जब भी बिजनेस चलाया। फिर मैंने बोला देखते प्रॉपर्टी में पेन पॉइंट्स क्या है, रेजिडेंशियल, कमर्शियल, वो तो मालूम ही नहीं थे। ऐसे मालूम होती है कमर्शियल प्रॉपर्टी है, रेजिडेंशियल। अपार्ट फ्रॉम दैट आई डिडंट हैव एनी क्लू अबाउट प्रॉपर्टी। सो मैंने सोचा चलो मैं ये इंडस्ट्री को देखता हूँ। जब भी मैं काम पर था आई वुड हैव थॉट ऑफ अनदर इंडस्ट्री। सो मैंने देखा चलो मैं प्रॉपर्टी में जाऊँ और प्रॉपर्टी में रिसर्च किया, जर्नी शुरू की, थोड़ी टेम्पिंग काम किए, प्रॉपर्टी में थोड़ा एजुकेट किया मैंने, और फिर मैं प्रॉपर्टी मार्केट में एंटर हुआ। ओके। तो आपके हिसाब से क्या अभी प्रॉपर्टी बाय करना वर्थ है कि अभी किसी को परचेज करना हो तो रुक जाना चाहिए? इज इट राइट टाइम कि क्या है? Property in UK, especially London, timing is never wrong. Timing is never wrong to invest in property. मेरा experience, मेरा networking connection है, बहुत property है लोगों के पास। जो ये टाइमिंग और कैसे आप ले वो, आप यंग हो, आप जैसे, इज नेवर अ रॉन्ग टाइम बाइंग, बिकॉज प्रॉपर्टी लॉन्ग टर्म इज प्रोबब्ली द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इन द यूके। अभी आपने रेसिडेंशियल और कॉमर्शियल का मेंशन किया कि आपको नहीं पता था कि रेसिडेंशियल में जस्ट ये होता है और कॉमर्शियल में कॉर्पोरेट होता है। तो इसके अलावा आप क्या मतलब आपको अभी क्या नॉलेज मिला कि रेसिडेंशियल और कॉमर्शियल में दूसरा क्या गैप होता है, कोई क्या डिफरेंस होता है? ओके, सो मोस्ट पीपल जो काम करते हैं वो फुल टाइम इन्वेस्टर्स नहीं है, वो नॉर्मली एक ही सेक्टर में कंसंट्रेट करते हैं। आप लोग हैं, आप आए तो आप सोचते हैं मैं एक प्रॉपर्टी ले लूँ, दूसरी प्रॉपर्टी, आप तो काम करते तो आप सोचते हैं मैं एक प्रॉपर्टी ले लूँ। सो मोस्टली वो पीपल रेजिडेंशियल में, इनिशियली एंट्री लेवल रेजिडेंशियल में ईजी है इन्वेस्टमेंट तरीके। लेकिन मेरा तो मतलब है कुछ भी इन्वेस्टमेंट करो, इन्वेस्टमेंट हैज़ टू बी बैलेंस्ड। इट्स लाइक अ स्केल। कोई प्रॉपर्टी डाउन होती है एक सेक्टर तो एक सेक्टर अप होती है। सो इसलिए मैं तो मेरे क्लाइंट्स को एडवाइस देता हूँ कि दोनों तरफ करो, रेजिडेंशियल और कमर्शियल। सो बैलेंसिंग योर पोर्टफोलियो। आज अगर किसी के पास 50,000 पाउंड हो और उसको ये प्रॉपर्टी की जर्नी चालू करनी हो
तो आप क्या रेकमेंड करोगे कि रेसिडेंशियल में जाना चाहिए, कॉमर्शियल में जाना चाहिए, या कैसे? क्योंकि अभी मैंने देखा है कि बहुत सारे मार्केट में कोर्स भी मिल रहे हैं कि शॉर्ट टर्म लेट का भी अभी चल रहा है कि आप प्रॉपर्टी रेंट टू रेंट करके फिर एयरबीएनबी पे चढ़ाओ या फिर शॉर्ट टर्म लेट करो। तो आपका क्या 50,000 पाउंड अगर किसी के पास हो, क्योंकि मेरे पास जो मेरे फॉलोअर्स है या हमारे सब्सक्राइबर है वो सभी जर्नी ऐसी है कि क्या या तो यूके आना चाहते हैं या फिर यूके है तो पिछले 4-5 सालों में या 7-8 सालों में आए हैं। तो आपके नॉलेज से आप उसको क्या एडवाइस दोगे? मेरी नॉलेज में मैं एडवाइस दे सकता हूँ, डेफिनेटली प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो। 50,000 इज़ रीजनेबल अमाउंट। कुछ भी करो लेकिन रश ना करो। रश ना करो प्रॉपर्टी में, और पहली प्रॉपर्टी ले वो सोच के आप उसमें से मिलियन पाउंड नहीं बनाएंगे, आप रिच नहीं हो जाएंगे, लेकिन वो 50,000 में आपको बड़ा एजुकेशन मिलेगा कि कैसे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो। सो छोटी प्रॉपर्टी ले डेफिनेटली, और रश ना करो, लेकिन डेफिनेटली इन्वेस्ट करो प्रॉपर्टी में। ओके। अभी प्रॉपर्टी में कोई जा रहा है तो उसमें 2 पॉइंट होता है, एक होता है रेंट, दूसरा होता है कैपिटल एप्रिसिएशन। तो आप क्या सजेस्ट करते हो, रेंट ज़्यादा है ऐसी प्रॉपर्टी अच्छी है, या कैपिटल एप्रिसिएशन जो कैपिटल जिसमें ज़्यादा बड़ी हो रही है कि वो प्रॉपर्टी में जाना चाहिए, जो न्यू कॉमर्स है इस फील्ड में? जो पहली दफ़ा प्रॉपर्टी में करते हैं ना, तो आपका कैश फ्लो इज़ इम्पोर्टेंट, सो यील्ड इज़ इम्पोर्टेंट कि आप मॉर्गेज पे कर सकते हो, इंटरेस्ट पे कर सकते हो, वॉइड पीरियड है। सो लॉन्ग टर्म तो कैपिटल इज़ बेस्ट, बिकॉज आप जब भी वैल्यू ऊपर होती है तो आप उससे मनी निकाल के इक्विटी और दूसरी भी प्रॉपर्टी लग सकते हो। लेकिन जो शॉर्ट टर्म पहली दफ़ा करते हो तो इम्पोर्टेंट है आप यील्ड देखो और कैश फ्लो। कैश फ्लो पहली दफ़ा स्टार्ट करना है तो वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन इवेंचुअली ग्रोथ, कैपिटल ग्रोथ इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू। सो इनिशियली रेंट इज़ इम्पोर्टेंट कि कीप इट मूविंग, और अगर आपके पास 1-2 प्रॉपर्टी हो जाए बाद में आप ऐसी जगह इन्वेस्ट कर सकते हो कि जिधर आपको कैपिटल ग्रोथ, या बिकॉज शॉर्ट टर्म आप पहली प्रॉपर्टी हो, एजुकेशन है, और आप बिल्स, सर्विस चार्जेस है, इंटरेस्ट है, कोई भी एक्सपेंसेस आता है, वो इम्पोर्टेंट है कि आपके पास कैश फ्लो है। सो यील्ड इज इम्पोर्टेंट फॉर कैश फ्लो। और अभी आप अकॉर्डिंग टू दिस टाइम प्रॉपर्टी रेंट मतलब रेंट करना अच्छा है या फिर बाय करके मॉर्गेज पे करना अच्छा है? डिपेंड्स आपकी स्ट्रेटजी क्या है और लाइफ में किधर क्या है। बाय करने का तो ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म इट्स वर्थ इट। और प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट ऐसे भी होती है, लोग सोचते हैं कि हम प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करना बाय टू लेट। ज़रूरत नहीं कि आप प्रॉपर्टी बाय टू लेट में इन्वेस्ट करो। प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट 2 तरफ होती है, एक बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, बाय टू लेट, बाय टू लेट, बाय टू लेट, और दूसरी आती है कि आपकी जो मेन प्रॉपर्टी है आप हमेशा एवरी 5 और 8 ईयर्स यू मूव अप। आप अभी प्रॉपर्टी ले हो आपके रहने के लिए 300 की, मेरी स्ट्रैटेजी है कि 5 साल बाद आप वो बेच के 4.5 की ले लो, 450 की, और आफ्टर अनदर 5 years बाय समथिंग फॉर 700, बिकॉज आपकी जो मेन प्रॉपर्टी है ना उसमें टैक्स नहीं है। सो आप जब भी बेचोगे फ्यूचर में और डाउन साइज करोगे वो सारा टैक्स फ्री है। सो प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट कैन बी ऑन अ बाय टू लेट और इन्वेस्ट इन योर ओन प्रॉपर्टी, लेकिन मूव अप। तो प्रॉपर्टी की जर्नी आपने ये बताई, तो उसमें आपका अभी क्या रोल है, अभी आप क्या करते हो प्रॉपर्टी में? सो मेरा रोल अभी तो मैं प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हूँ। सो आप सोचो कि मैं प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ ऐसे, लेकिन मेरे पास अभी टीम है प्रॉपर्टी लॉयर्स, लिटिगेशन लॉयर्स, सर्वेयर्स, डिलैपिडेशन, EPC। बिकॉज आई एम अ फ्रीलांस कंसल्टेंट, मेरी अभी टीम बड़ी है कि कोई भी प्रॉब्लम हो, लैंडलॉर्ड टेनेंट इश्यू, कुछ तरह प्रॉपर्टी में जो है ने वो मैं और मेरी टीम कर सकता हूँ। वो मेरी है स्किल सेट। अभी लंदन का कंपेयर करना हो कि यूके में कौन सा ऐसा सिटी हो कि जिधर से कैपिटल या रेंट में ज़्यादा रिटर्न कहाँ मिल सकता है, लंदन में या फिर आप कोई अदर सिटी सजेस्ट करते हो? प्रॉपर्टी ऐसी चीज़ नहीं कि एक तरीके से अगेन आपका सिचुएशन क्या है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस लंदन इट्स एन इंटरनेशनल सिटी ऑफ द वर्ल्ड, इट्स अ फाइनेंशियल सिटी ऑफ द वर्ल्ड। लंदन में ऐसे कभी नहीं होएगा कि इधर लोग नहीं आएगा रहने के लिए और काम करने के लिए। सो आप ऐसे सोचोगे कि डिमांड सप्लाई में लंदन की डिमांड विल ऑलवेज बी हाई बिकॉज इट्स एन इंटरनेशनल सिटी। कोई भी तरह जिंदगी में भी लंदन सारा रहने आएगा, काम करने के भी आएगा। सो इनफ्लक्स ऑफ पीपल विल ऑलवेज बी देयर। सो मेरे हिसाब से लंदन इज़ अ गुड प्लेस टू इन्वेस्ट। देयर आर अदर सिटीज़
ऑल्सो इट्स गुड टू इन्वेस्ट. पर मेरा दूसरा भी है कि आप जिधर रहे हो ने उसकी आपकी नॉलेज होएगी. डोंट इन्वेस्ट जिधर आपकी नॉलेज नहीं है. इन्वेस्ट वे योर नॉलेज इज. सो लंदन, आप लंदन में रहते हो तो लंदन इज़ अ गुड प्लेस टू इन्वेस्ट, बिकॉज आप नॉलेज है, लोकल एरिया आपको याद है, पता है कि क्या लोकल होते हैं, क्या एरिया डेवलप होते हैं, इसलिए लंदन. लेकिन मेजर सिटीज़ यूके में प्रॉपर्टी की डिमांड इज़ ऑलवेज देयर, सप्लाई कम है. लंदन में आपके हिसाब से जनरली प्रॉपर्टी कितना % प्राइस इंक्रीज होता है रफली एवरेज? पहले क्या था, लंदन में तकरीबन आप प्रॉपर्टी आज इन्वेस्ट करो तो 10 साल में डबल होते थे. हाँ, वो मैंने हिस्ट्री में जब जुपला में या राइट मूव में हम देखते हैं ना तो उसमें हिस्ट्री दिखाता है, तो मैं भी शौक हो गया कि क्या 10 साल में प्रॉपर्टी डबल हो गई. कई प्रॉपर्टी 7-7 6-6 साल में डबल हो गई है. ये प्रॉपर्टी डबल होती है 10 साल में. देखो, प्रॉपर्टी ग्रोथ ऐसी नहीं है लीनियर के एक लाइन में चलती है. प्रॉपर्टी always up and down, like any economic cycle, always up and down. But generally speaking, लंदन में 10 साल में डबल होती है. आप चलो थोड़ा मिटिगेट करो कि 10 साल में नहीं होएगी, लेकिन 12-13 साल में तो प्रॉपर्टी लंदन में जनरली 12 to 13 years में डबल होती है. अगर किसी को प्रॉपर्टी लेनी हो तो कौन सा लीगल चेक प्रॉपर करना चाहिए या क्या इग्नोर नहीं करना चाहिए? ऐसा कोई एक दो थिंग कि जो इग्नोर नहीं कर सकते, हम लीगल चेक करना ही पड़ेगा तो आपको कुछ इश्यू नहीं होगा प्रॉपर्टी में, जो नहीं है प्रॉपर्टी में उसके लिए. ओके, वेरी गुड क्वेश्चन. अगेन, मोस्ट लोग जो प्रॉपर्टी लेते हैं तभी सोलिसिटर को देते हैं कि ये काम करो. सोलिसिटर विल ओनली डू अ पेपर वर्क. आपको थोड़ी रिसर्च करनी पड़ती है, कुछ प्लानिंग रिस्ट्रिक्शंस है वो बरो में, वो एरिया में, और इस प्रॉपर्टी में कुछ हिस्टोरिकल कुछ प्रॉब्लम था. वो दो चीज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्लानिंग इश्यूज और एनी हिस्टोरिकल इश्यूज. ओके. अभी आपकी प्रॉपर्टी में जर्नी में मुझे ऐसा जानना है कि ऐसा कोई डील हुआ था कि आपके बीइंग अ कंसल्टेंट कि कोई डील ऐसी हो कि बहुत बड़ी डील हो और आपको लगा कि ये हो ही जाएगी और होते होते फेल हो गई हो, और उसमें आपकी एक्सपेक्टेशन थी कि नहीं ये हो ही जाएगी बट वो फेल हो गई, और किस रीजन से फेल हुई थी? ऐसा कुछ आपकी जर्नी मुझे इंटरेस्टिंग लगेगा. ये होती है. प्रॉपर्टी की ऐसी नहीं है कि कौन सी डील सक्सेसफुल हुई थी. प्रॉपर्टी एजुकेशन है कौन सी डील फेल हुई थी उससे से. सो मेरी पहली प्रॉपर्टी थी, मैं मिला एक क्लाइंट को, गोरा था. वो बोलता ओके मेरी ये प्रॉपर्टी बेचनी है. मैं तो एक्साइटेड हो गया. ओवर £1 million की प्रॉपर्टी थी मेरी फर्स्ट डील. तो मैंने सोचा वाह, मेरी जर्नी में ये £1 million की डील हो रही. सो मैं उसके बोला ओके मैं आपको कस्टमर ले आ दूँ. सो तभी वो पहली डील थी, मैं कस्टमर ले आया, सारी डील होने लगी. मैंने ऑन द फेस वैल्यू देखा कि कस्टमर बोलते हमारे पास पैसा इतना है, हम लेंगे, नो प्रॉब्लम. फिर डील शुरू हुई तो मैंने इनफ ड्यू डिलीजेंस नहीं किया था बायर के साथ. कि जो बायर था मैंने सोचा ये तो आदमी अच्छा लगता है, फिर मैंने इनफ ड्यू डिलीजेंस नहीं किया था. तो फिर इतना लंबा हुआ प्रोसेस. फिर सेलर ने बोला आई डोंट वांट टू सेल दिस प्रॉपर्टी. मैं थक गया. ये बायर कभी ये कहते, कभी ये चेंज करते, कभी आई एम नॉट इंटरेस्टेड. सो दैट वाज माय फर्स्ट फेलियर. सो उससे एक्सपीरियंस मिला कि कोई भी कभी डील करो, बायर है कि सेलर है, दोनों का फुल ड्यू डिलीजेंस करो, फुल चेक करो अच्छी तरह बिफोर वो जर्नी शुरू हुए, अदरवाइज डील फेल्स. सो मेरी वो फर्स्ट फेल डील थी. ओके, फर्स्ट फेल बाद में फर्स्ट फेल डील, वो बेस्ट लर्निंग ऑप्शन होता है जनरली. 100%. नए जो इन्वेस्टर होते हैं वो कहाँ फंस जाते हैं आपके हिसाब से, जो प्रॉपर्टी में नए है और कहीं उसको लगता है कि इन्वेस्टमेंट करूँ, बट वो कहाँ फंस जाते हैं? मोस्ट नया इन्वेस्टर्स फंस जाते हैं कि वो इमोशनल थिंकिंग करते हैं. कोई चीज़ देखते, आप आपकी वाइफ को कुछ प्रॉपर्टी लेना देखो, और कोई भी पार्टनर है तो वो देखते वो किचन बहुत अच्छी है, गार्डन बहुत अच्छा है, वो अंदर से वो बाहर कॉस्मेटिकली देखते हैं. सो मोस्ट पीपल फेल बिकॉज देव नॉट डन इन, दे बाय विद इमोशंस. नेवर बाय अ प्रॉपर्टी विद इमोशंस, ऑलवेज थिंक कमर्शियली. और फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर को क्या आप दो ऐसी टिप दोगे कि जिससे उसको बेनिफिट मिल सकता है? दो टिप होएगी कि लर्न द यूके प्रॉपर्टी लॉस. lot of people go into the property without knowing properties law क्या है यूके में. So first thing is learn the property laws in this country. System क्या है, compliance क्या है, regulations क्या है, वो आप पहले सीखो. और secondly आपका sums करो कि ये sums में ये financially will work out होएगी नहीं, सारा रिस्क नहीं लेना.
थोड़ा वो बफर रखना कि कोई जो एम्प्टी प्रॉपर्टी होए और कुछ अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट आए, सो आपने सम्स किया कि वो आपने बजट किया। सो दो चीज़ है वो दोनों। ओके, इंटरेस्टिंग। अभी मैंने आपको जैसे अभी बात किया तो उसमें मुझे लगा कि आप बहुत विजनरी हो, कि आप नेक्स्ट 5 ईयर्स का या 10 ईयर्स का देखते हो फ्रॉम द बिगिनिंग, कि आपने जब बिजनेस चालू किया तब से आप सोच रहे थे कि 5 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा, तो आपको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिला। तो प्रॉपर्टी में आपको ऐसा क्या लग रहा है कि 5 साल बाद, 5 साल या 10 साल बाद होगा, कि ऐसा कुछ होगा? कि आपको क्या लग रहा है प्रॉपर्टी का मार्केट कहाँ होगा 5-10 साल बाद यूके का? 100%। सो प्रॉपर्टी मार्केट यूके में बहुत चेंज हो रही है क्योंकि कंप्लायंस चेंज हो रही है और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी लॉ चेंज कर रहे हो। सो मेरे हिसाब से मेरे काम में बहुत लोग हैं जिसने प्रॉपर्टी बहुत साल पहले ली है। सो वो लोग थोड़ा चैलेंज फेस होएगा फ्यूचर में कि ये कैसे मैं डिस्पोज करूँ और कैसे कंप्लायंस करूँगा। सो मार्केट विल बी शिफ्टिंग to looking after your assets or getting your assets compliant. So that's where the market is shifting. और अभी बहुत सारे लोग, क्योंकि ये कैपिटल गेन टैक्स या इनहेरिटेंस टैक्स इतना टैक्सेशन सिस्टम डिफिकल्ट है और बहुत ज़्यादा टैक्सेशन है, तो लोग यूके छोड़ रहे हैं। जैसे हमने सुना कि लक्ष्मी मित्तल ने यूके छोड़ा, तो बहुत सारे लोग यूके छोड़ रहे हैं। तो आपके हिसाब से, आपके विजन से के अकॉर्डिंग यूके का प्रॉपर्टी का मार्केट ग्रो करेगा या फिर क्रैश होगा? नहीं, आई डोंट थिंक सो यूके मार्केट विल क्रैश। लाइक पहले मैंने बोला, कोई भी मार्केट है लीनियर नहीं होती है, मार्केट विल ऑलवेज गो अप एंड डाउन। इधर जो मार्केट क्रैश नहीं स्टेबलाइज होएगी, इट्स नॉट बिकॉज के लोग छोड़ रहे हैं। Property market is dynamic. It's always been the same, up and down. So I don't think so because UK की supply shortage है, UK की बड़ी supply shortage है और काफ़ी लोग इधर से बाहर जा रहे हैं दुबई, लेकिन काफ़ी लोग इधर भी आना चाहते हैं। So UK property market I feel is still very strong. It's a good place to invest. ओके, आपने कभी सोचा कि दुबई में इधर प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हो तो अभी दुबई में जाके कुछ करे, या फिर प्लान है कि नहीं? आपने अभी तक नहीं, बहुत अपॉर्चुनिटीज आती है हमको बहुत फ़ोन कॉल्स आता है कि चलो दुबई हमारे साथ। लेकिन अगेन बैक टू माय बिलीफ, मैं हर्ट सिचुएशन को नहीं बिलीव करता हूँ कि जब भी सारे लोग इधर भागने चले तो हम भी उधर पीछे चले। अगेन वो कंपटीशन है, वो आप चलते वो सारे चल रहे, मेरी साइड ओके इधर रहे हो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में चलो। सो डेफिनेटली दुबई नॉट फॉर मी। ओके, नॉट फॉर यू। अभी तक की ऐसी इंटरेस्टिंग डील कि बहुत एक्सपेंसिव और हाईएस्ट वैल्यू वाली आपने डील की हो ऐसी, और उसमें कैसी प्रॉपर्टी थी, क्या था? ओके, गुड क्वेश्चन। कोइंसिडेंस, अभी मैं डील कर रहा हूँ, चल रही है अभी मेरी डील शुरू हुई लास्ट फ्राइडे को। वेरी हाई वैल्यू, सो अभी वो चल रही, होपफुली वो 2 वीक में कुछ ट्रैक्शन में चलेगी। ओके, कौन सा एरिया आपको ऐसा लगा कि जिसमें एक प्रॉपर्टी का रेट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और लोग प्राइम लोकेशन है, और वो लोग लंदन में ही प्राइम, ऐसा कौन सा एरिया है कि जिधर लोग इन्वेस्ट ज़्यादा करते हैं रहने से अच्छे? मैं थोड़ा रेजिडेंशियल भी करता हूँ, कमर्शियल तो मेरी बहुत बड़ी है, लेकिन मैं रेजिडेंशियल भी करता हूँ, फ्रॉम हैरो टू हैचेन टू ईलिंग टू चीज़िक। मेरे एक्सपीरियंस, करंट एक्सपीरियंस में ईलिंग इज एक्सप्लोडिंग इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि वो सिटी के नज़दीक है और एलिजाबेथ लाइन है, और लॉट ऑफ रशियंस तो भी इन्वेस्टर्स नहीं है, लेकिन लॉट ऑफ हांगकांग चाइनीज इन्वेस्ट करते हैं और नए लोग आते हैं इंडिया से, IT टेक पीपल। ईलिंग इन माई एक्सपीरियंस एट द मोमेंट इज़ अ वेरी गुड एरिया फॉर इन्वेस्टमेंट। इंडिया से भी मैंने सुना है कि बहुत सारे, मुंबई से बहुत सारे इन्वेस्टर ऐसे हैं कि जिसकी प्रॉपर्टी लंदन में है और वो रेंट पे दी हुई है। तो मैंने एक सर्वे कुछ पढ़ा था, मुझे एग्जैक्टली नंबर याद नहीं है, बट बहुत अच्छे नंबर थे कि वो लेवल पे इंडियन जो यूके रेसिडेंट नहीं है फिर भी वो लोग प्रॉपर्टी ओन करते हैं यूके में, क्योंकि यूके में रेंट इतना अच्छा है और प्रॉपर्टी का रेट भी इतना इंक्रीज होता है। वो तो होते रहते डेफिनेटली। और ऑल्सो कोई भी गवर्नमेंट है अभी, एवरी गवर्नमेंट, एवरी कंट्री इज फाइंडिंग इट चैलेंजिंग, लेकिन यूके में लॉज आर स्टेबल और फाइनेंशियली यूके इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग टू इन्वेस्ट। सो लॉट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर्स आते हैं इंडिया से भी, और लॉट ऑफ द इंडियन CEO CFOs वो भी उसकी ऑफिस लंदन में होती है और बच्चे को बनाने भेजते हैं इधर। लंदन इज़ अ गुड इन्वेस्टमेंट। ओके,
अभी आप ऐसा क्या एडवाइस दोगे कि कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए मिनिमम किसी को अगर चालू करना हो? तो मैंने 50,000 वाला आपको क्वेश्चन पूछा था, वो तो मेरे हिसाब से मैंने पूछा था कि अगर किसी के पास हो, बट किसी को नई जर्नी चालू करनी हो तो मिनिमम कितना इन्वेस्टमेंट आपके अकॉर्डिंग चाहिए? सिंपल है वो भी, आपकी रिस्क एपेटाइट क्या है, आपका आपका रिस्क क्या है कि आप कितने इन्वेस्ट कर सकते हो. एवरी इन्वेस्टमेंट कम्स विद अ रिस्क. सो आपके पास तकरीबन से 200 है, लेकिन आपको जो इन्वेस्टमेंट रिस्क आपको करना है कि आपके फैमिली है, यू ओनली इन्वेस्ट 100,000. सो इट डिपेंड्स पर्सनली आपकी रिस्क कैपेसिटी क्या है, आपकी रिस्क एपेटाइट क्या है. ऐसे नंबर नहीं होते कि ये फिगर मैजिक है, वो इट्स अ पर्सनल थिंग कि आपकी रिस्क एपेटाइट क्या है, आप कितना रिस्क कर सकते हो विदाउट इफेक्टिंग योर लाइफ स्टाइल. That's the amount you should invest. किसी की सैलरी मानो कि 30,000 पाउंड हो और कपल हो तो 60,000 पाउंड रफली होते हैं, और यूके में आपको पता है कि एक्सपेंसिव है, तो 60,000 पाउंड की कपल की सैलरी हो तो उसके हिसाब से कब राइट टाइम होता है कि उसको, क्योंकि ये डेली रूटीन एक्सपेंस भी पे करना होता है, रेंट भी नॉर्मली पे करते हैं, तो कितना टाइम बाद उसको सेविंग कितना होना चाहिए तब उसको अकॉर्डिंग टू देयर रिस्क की क्या, कब आप उसमें क्या अमाउंट दो? तभी आप जो नए इधर आते हैं कंट्री में, काफ़ी लोग इंडिया से आते हैं, हस्बैंड वाइफ बहुत मेहनत करते हैं, काम करते हैं, सेविंग करते हैं. मैं हमेशा सोचता हूँ कि पहले देखो, पहले 5 साल सेटल हो जाओ, जितना पैसा सेव कर सकते हो उससे हिसाब से रिस्क ले हो. सो ऐसे मैजिक नंबर नहीं है. और एक तो हमको मालूम है जब इंडिया से आते हैं वो कमाते हैं कम लेकिन सेव जास्ती करते हैं. क्योंकि इंडिया से आते हैं तो जनरली एक हंगर लेके आते हैं तभी इधर आते हैं, अदरवाइज इंडिया में लाइफ, उसको सभी लोग इंडिया की लाइफ मिस करते हैं, बट इधर आते हैं क्योंकि उसको पैसा बनाने होते हैं या फिर अपॉर्चुनिटी मनी वाइज फाइनेंशियली अच्छी होती है, दैट्स व्हाई कहते हैं कम टू यूके. अभी मुझे आप स्विच करना है कॉमर्शियल साइड पे. हमने रेसिडेंशियल की बहुत बात की, तो कॉमर्शियल साइड पे मैं नॉर्मली अभी मेरे इंस्टाग्राम पेज पर बहुत सारे बिजनेस सेल करने के लिए रखता हूँ, तो बहुत मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है. नॉर्मली 1500 समथिंग कमेंट्स होते हैं एक वीडियो पे, लोगों को इंटरेस्ट है बिजनेस बाय करने में. तो अगर किसी को कॉमर्शियल प्रॉपर्टी बाय करनी हो, अगर बाय नहीं करनी हो तो लीज भी कर रहे हैं, तो लीज पे प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो क्या चीज़ उसको पर्टिकुलरली ध्यान रखनी चाहिए कि ये मिस नहीं करना चाहिए, अदरवाइज लीज में प्रॉब्लम आ सकता है. और लीज ब्रेकेबल होती है, नॉट ब्रेकेबल होती है, क्या होता है? ओके, वेरी गुड पॉइंट. कई लोग बिजनेस देखते हैं ना, बिजनेस देख के सोचते हैं कि इसका टर्नओवर इतना है और इसमें प्रॉफिट इतना है, तो वो एक्साइटेड हो जाए कि ये दिस इज़ अ गुड बिजनेस. मेरा कमर्शियल में काफ़ी एक्सपीरियंस है. कई लोग किधर फंस जाते, अभी नहीं फंसते, जब भी वो बेचनी है और तभी लीज सरेंडर करने तभी वो फंस जाते. पहले है डिलैपिडेशन का, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो कंडीशन में प्रॉपर्टी ले वो कंडीशन में यू हैव टू रिटर्न इट टू द लैंडलॉर्ड. आप 10 साल दुकान चलाओ, बिजनेस चलाओ, आप सोचते हम तो इनफ प्रॉफिट बनाते, कभी रिपेयरिंग नहीं कराते, जब भी लैंडलॉर्ड तभी प्रॉपर्टी लेते तभी वो बोलेगा ओके हमारा डिलैपिडेशन शेड्यूल, हमको चाहिए प्रॉपर्टी गुड कंडीशन में. वो लोगों को केयरफुल होना चाहिए हमेशा. लीज टर्म, सोलिसिटर विल डू योर लीज, लेकिन इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप एडवाइस ले किसी से कि ये लीज का मतलब क्या है, इसका फ्यूचर कॉस्ट क्या है. वो मोस्ट पीपल वो फैक्टर नहीं करते, उसका फ्यूचर कॉस्ट ऑफ रनिंग द प्रॉपर्टी. बिजनेस और प्रॉपर्टी इज़ लाइक अ कार, आपको मेंटेनेंस करना चाहिए. काफ़ी हमारे लोग हैं बिजनेस करते कभी मेंटेन नहीं करते, कंप्लायंस नहीं करते, गैस, इलेक्ट्रिक, फायर रिस्क असेसमेंट, फायर अलार्म, तो वो जब भी आप लीज सरेंडर करो वो खर्च बहुत आते. वो मेन पॉइंट है, मोस्ट पीपल डोंट लुक एट डिलैपिडेशन और कंडीशन ऑफ द प्रॉपर्टी. ओके, अगर आपको गोइंग बैक टू 23 इयर्स के हरी भाई को एडवाइस देनी हो कि कौन सा बिजनेस चालू करना चाहिए, प्रॉपर्टी का चालू करना चाहिए या आपने जो बिजनेस बिल्ड करके एग्जिट लिया वो कौन सा आप सजेस्ट करोगे 23 इयर्स के हरी भाई को? बिजनेस तो देखो आपको सोचना पड़ता है कि आपकी स्किल सेट क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है. ये मैं अभी भी मेरे एज से मैं ये कर रहा हूँ क्योंकि मेरा पैशन क्यों है कि ये मेरी हॉबी है. आप कभी गोल्फ खेलते हो, बैडमिंटन खेलते हो, मैं ये प्रॉपर्टी का करता हूँ, ये मेरी स्पोर्ट है, ये मेरी हॉबी है. आप कोई भी बिजनेस करो, आपको किधर वो अच्छा लगेगा कि हम एंजॉय करेंगे. सो ऐसे बिजनेस नहीं है कि हमने जो पहले किया था वो और प्रॉपर्टी का. Business has to be something that you're going to be passionate or you're going to enjoy. If not, you will give it up very quickly and you will be unsuccessful. So find something that you're passionate about. आपकी passion क्या है?
मैं कल ही सोचता था कि अभी मैं गया था हैरो में और रेनर्स लाइन में, बहुत छोटी छोटी दुकान खुलने लगी स्ट्रीट फूड की। हर एक वीक पे मेरा एक्सपीरियंस है, मैं जो देख रहा हूँ वेम्बली और हैरो में हर एक वीक पे एक नया रेस्टोरेंट, इंडियन रेस्टोरेंट ओपन हो रहा है। पता नहीं कितनी ज्यादा कंपटीशन कर रहे हैं, बहुत सबको ये इंडियन फूड का ही करना है। मैं सोचता था वो बाबत में वेरी इंटरेस्टिंग सोच आया कि आप देखो जब भी मैकडोनल्ड स्टार्ट हुआ 30 साल 35 साल से पहले, उसका क्या था, फास्ट फूड क्विक। तो इंडिया से ये लोग सारे करने लगे स्ट्रीट फूड। उसका मतलब क्या है, फास्ट फूड चीप ने क्विक, सेम ही। छोटी सी, बहुत छोटी सी जगह होती है उधर अपना सेटअप करके। आप सोचते हैं कोई ये मैकडोनल्ड्स है, बड़ी कंपनी ने किया, लेकिन हमारे इंडिया में तो ये फास्ट फूड चीप कॉन्स्टेंट, वो तो इंडिया में से हजारों साल से हो रहे। अभी वो कॉन्सेप्ट ये मिनी मैकडोनल्ड्स है अपने जो लोग खोल रहे हैं। आई लव, मैं बाहर देखता हूँ कि वाह इतना बिजी, वेरी एंटरप्राइजिंग, वेरी एंटरप्राइजिंग। ओके, अब तो आप तो कितने सालों से यूके में हो, तो आप इंडिया जाते हो, विजिट करते हो, क्या है आपका कनेक्शन इंडिया के साथ है? ओह, आई लव गोइंग टू इंडिया। मैंने 3 साल पहले शुरू किया इंडिया जाने का। वो जब भी बिजनेस बेचा, फिर मेरा एक फ्रेंड है वडोदरा में। ओ, बड़ौदा में। बड़ौदा में। सो मैं उधर गया, गुजरात में गया, पोरबंदर, इंदौर। सो मैंने 2-3 साल से मैंने शुरू किया। आई लव गोइंग टू इंडिया, वो मेरा रिलैक्सेशन मोड है। इंडिया, लव इंडिया। इंडिया की कल्चर इज़ वेरी रिच और हमारा कनेक्शन, और आई लव गोइंग टू इंडिया। व्हाट अबाउट इंडियन फूड, क्या आपको पसंद है? और I इंडिया love में Indian- जाके, क्योंकि मेरे बहुत सारे कांटेक्ट में ऐसे लोग हैं जो केन्या से, अफ्रीका से आए हैं, गुजराती है, वो लोग इधर बोर्न एंड ब्रॉट अप है या फिर 5-10 साल पे एज पे इधर आए थे। वो लोग बोलते हैं कि इंडिया का फूड हमें अच्छा लगता बट हाइजीन वाइज ऐसा लग रहा है। तो आपको क्या फूड, कौन सा फूड अच्छा लगा इंडिया में, और आप ट्राई करते हो कि आप फूडी नहीं हो इतने ज़्यादा? नहीं, आई एम अ बिग फूडी। सो जब भी मैं इंडिया जाता हूँ, स्ट्रीट फूड इज़ माई फेवरेट फूड। ये मेरा वही है कि नॉट नेसेसरी मैं 5 स्टार रेस्टोरेंट में और 5 स्टार होटल में बैठूँ। मैं जब इंडिया जाता हूँ, मैं वो जो चाय वाला बेचते हैं ना, मैं उधर एक चाय पी के मैं 10 लोग के साथ बात कर सकता हूँ। सो इसलिए मेरा स्ट्रीट फूड और मीटिंग पीपल ऑन द स्ट्रीट, eating street food is my love। तो अभी हमें आई एम थिंकिंग कि अभी हमें बहुत सारी हमारी बातें तो है, बट बातें तो चलती रहेगी, तो हमारे पास इनफ टाइम नहीं। हरी भाई ने हमें 1 आवर ही दिया था, तो वो टाइम के अकॉर्डिंग हम ये पॉडकास्ट को एंड के तरफ ले जाते हैं। तो हरी भाई की हमने स्टोरी जानी कि उसने कैसे बिल्ड किया था बिजनेस में, राइट एग्जिट लिया और फिर प्रॉपर्टी में कैसे इन्वेस्ट किया। फिर अगर आपको अच्छा लगे और आपकी कमेंट आए और आप बोलोगे तो हम पार्ट 2 भी इसका करेंगे, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो भी बाकी रह गए, बट टाइम के अकॉर्डिंग हमें फिनिश करना पड़ेगा। तो जब मेरे को चालू करना था तभी ऐसा होता है कि रिजेक्शन आता है या फिर किसी का सपोर्ट नहीं मिलता है। स्ट्रगल ऑलवेज यूके लाइफ में होता है, तो आपको चालू करना है तो चालू कर दो। स्ट्रगल ऑलवेज विल बी देयर, तो आप चालू करो। और हैरी भाई का हम बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलते हैं, क्योंकि हमारे पॉडकास्ट में आए और वो मुझे बोल रहे थे पर्टिकुलर कि मेरा हिंदी मैनेजेबल है, बट मुझे सुन के लगा कि नहीं, इस हिंदी इज़ वेरी गुड। और हिंदी में ही हमने कम्युनिकेशन किया, क्योंकि यूके में कोई ऐसा पॉडकास्ट नहीं है जिसमें हिंदी में पॉडकास्ट हो रहा है और वो जो यूके की रियल स्ट्रगल लाइफ दिखाता हूँ। इसलिए हमने ऐसा इनिशिएटिव लिया है। आपका सपोर्ट हमें चाहिए और आपका सपोर्ट हमें आगे तक ले जाएगा, ऐसे मोर गेस्ट को इन्वाइट करने में हमें हेल्प करेगा। सो थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, और इंस्टाग्राम पर भी सपोर्ट करो और यूट्यूब पे भी सपोर्ट करो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू हैरी भाई। थैंक यू, नमस्कार।